ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BHP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ है कि ये रोबोटिक सर्जरी है। मैम नमस्कार जी। सत श्रीकाल, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता तहलान। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज जो हम ये बात लोगों को बताने के लिए आए हैं वो है कि जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर होता है, उसमें एक नया टेक्नोलॉजी आया है कि हम उस कैंसर की जो सर्जरी है तो सेम सर्जरी, कैंसर सर्जरी, रेडिकल सर्जरी जो हम ओपन टेक्निक से इतने सालों से कर रहे हैं, सेम रेडिकल सर्जरी को हम रोबोटिक टेक्निक से जब करते हैं तो उससे पेशेंट को बेनिफिट होता है क्योंकि ये की होल सर्जरी है। ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है सर्जरी करने का। इसमें हम ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी, कम ब्लड लॉस के साथ करते हैं तो पेशेंट का सर्जरी के बाद जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है। विद इन 1 to 2 days पेशेंट अपना घर पे होता है, चलने फिरने खाने पीने लग जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? अब लोग जैसे कई बार लोगों को मन में ये शंका रहती है कि नहीं आप हमारा कैंसर आया है ना, आप ओपन सर्जरी करिए, नहीं तो आप लेज़र से करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो देखिए सारे कैंसर पेशेंट्स में हम की होल सर्जरी नहीं एडवाइज़ करते हैं। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो बच्चेदानी का कैंसर है उसमें जो अर्ली डिजीज़ होते हैं उसमें हम की होल सर्जरी का ऑप्शन देते हैं पेशेंट को। की होल सर्जरी मतलब पूरा पेट कट करने के बजाय छोटे छोटे छेद होते हैं पेट में, 4 या 5 छेद होते हैं 1 सेंटीमीटर, बल्कि उससे भी कम 5-8 सेंटीमीटर मिलीमीटर के। उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाती हैं और हम कंप्लीट कैंसर सर्जरी उससे कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं, बच्चेदानी के कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो यूजुअली ओल्ड होते हैं, 60 साल से ऊपर। फिर उनका वेट ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, हाई BMI होता है, उसके साथ उनको BP, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कईयों को किडनी प्रॉब्लम्स, घुटने बदले हुए हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसमें अगर बड़ा पेट कट जाए तो आप सोचिए पेशेंट का रिकवरी कैसे हो पाएगा, है ना। सो ये टारगेट है कि हम उस पॉपुलेशन में एक की होल सर्जरी से सेम कैंसर सर्जरी को करके पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। ਮੈਮ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? यंग एज में होता है पर थोड़ा अनकॉमन होता है। लकीली जो यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है वो यंग एज में देखे हैं हमने केसेस, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, अनकॉमन होते हैं। यूजुअली दिस इज़ अ डिज़ीज़ जो हम 50 साल से ऊपर में देखते हैं मेनोपॉज के बाद। अब जैसे मैं आपने पूछा कि की होल सर्जरी कई साल से चल रहा है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हमने देखा है ना, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की होल सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी भी की होल सर्जरी है। तो पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि फिर आप हमें लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक में फ़र्क क्या होता है कि आप ये एडवाइस कर रहे हैं ना। तो लैप्रोस्कोपिक हमारा की होल है, लेकिन उसके जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनका एंगुलेशन स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट चलते हैं और उसमें जो हमारा विजन है वो थोड़ा 3 to 4 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है। वहीं हमारा रोबोटिक सर्जरी जो उसमें मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स होता है, 3D विजन होता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ना जो हमारे नॉर्मल रिस्ट मूवमेंट्स हैं ये हम जो सेम मैं ओपन सर्जरी में कर रही हूँ सेम मैं रोबोटिक में कर सकती हूँ, ये सेम मैं लैप्रोस्कोपी में नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो मोटे पेशेंट्स हैं, ओबीस पेशेंट्स, आप सोचिए BMI 40, 45, इवन 50 BMI वाले भी हमने कई बार ऑपरेट करे हैं, तो उसमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स पहुंचने मुश्किल हो जाता है। पेल्विस में कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ होती हैं जिनमें प्रीवियस सर्जरीज़ हो रखी हैं, वो डिफ़िकल्ट है, उसमें हमें रोबोटिक काफ़ी हेल्प करता है। मैम सक्सेस रेट कितना क रहिंदा सर्जरी ਦਾ ਅਗਰ रोबोटिक भी करवाਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? देखिए सर, पहली बात जो मैं आपको कहूँगी ना, करेक्ट, जैसे मैं बार बार ये फोकस कर रही हूँ कि सिम्टम आए तो करेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। क्यों? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी मैं सबको एडवाइस नहीं करूँगी, है ना। तो पेशेंट मेरे पास आएगा, उसको पहले मैं बताऊँगी भाई आपको ये ऑर्गन में बीमारी है, ये टाइप का कैंसर है और इतनी स्टेज में लग रहा है, आपके लिए ओपन बेटर है या रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी, ये हम पेशेंट से, हर पेशेंट का अलग डिसीजन होता है ना। क्योंकि देखिए कैंसर पेशेंट का फर्स्ट टारगेट क्या है? सर्वाइवल। हमें कैंसर के लिए सेफ़ सर्जरी हमारा नंबर 1 है। तो उसी को मानते हुए हम ये देखते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी तरह का, कौन सी स्टेज का, कौन से ऑर्गन का कैंसर है, और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। तो सक्सेस रेट जैसे मैंने बताया, हम जो सर्जरी मैं ओपन में करूँगी
मेरा टारगेट है कि मैं सेम सर्जरी रोबोटिक में करूँगी ताकि पेशेंट का इन्फीरियर सर्जरी नहीं होगा, है ना। तो इसमें हमने अभी देखिए 73, 74, 76, 78, 80 और लेटेस्ट तो लास्ट 84 ईयर्स ओल्ड हमने ऑपरेट किया है। सो नेचुरली हमारा फोर्टिस में हमें ये भी हेल्प मिलता है कि एनेस्थीसिया बैकअप बहुत अच्छा है, कार्डियोलॉजी बैकअप है, क्योंकि कई बार इन पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब देख के हमें करना होता है। एंड द टारगेट ऑफ माई ऑपरेटिंग इज़ कि पेशेंट ठीक होके घर जाना चाहिए, है ना, वही टारगेट हमारा है। मैम इसका रूट कॉज क्या है, कैंसर होना किसी लेडी को, या जेनेटिक होता है या कोई लाइफस्टाइल की वजह से है क्या? जो यूट्राइन कैंसर्स हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर्स हैं, 5% जेनेटिक हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली में रन करते हैं तो फैमिली हिस्ट्री टिपिकल क्या होती है, दोनों साइड्स पे हम दादा नाना की दोनों साइड्स पे लेते हैं, 3 जनरेशन तक किसी को यूट्राइन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हुआ हो, कोलॉन कैंसर हुआ हो, आंत का कैंसर हुआ हो, प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो, स्टमक कैंसर हुआ हो, तो ये सारे कैंसर अगर किसी फैमिली में हम देखते हैं कि हो रहे हैं 2-3 लोगों को, तो वो जेनेटिक कैंसर हो सकता है। जिन लोगों को जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से यूट्राइन कैंसर होता है उनमें क्लासिकली ये बीमारी जल्दी आती है, यंग एज में आती है ना। और जो बाकी कैंसर्स हैं, बाकी यूट्राइन कैंसर के पेशेंट्स 90-95% नॉन जेनेटिक है ना। तो 90-95% में यूजुअली हम देखते हैं इंक्रीज्ड एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, उसके बाद आप मोटापा, ओबेसिटी, हाई BMI, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जिनको प्रोलॉन्ग्ड PCOS या नली पैरिटी का प्रॉब्लम होता है कि कई साल तक उनके पीरियड्स ख़राब चलते रहे, उन ट्रीटमेंट नहीं ले पाए ठीक से, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। कई हमारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में हम देखते हैं कि टेमोक्सिफिन रिलेटेड सेकंड कैंसर, बट बहुत रेयर है, वो बहुत रेयर है। वो इसलिए मेरा इंपॉर्टेंट है बताना कि जो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसको कोई गायनी प्रॉब्लम होती है तो इग्नोर ना करे, चेक करा ले। रेयर है पर हो सकता है, बहुत कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दवाई लेना बंद कर दीजिए, दैट इज़ नॉट द टारगेट फॉर मी, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं हमारे। प्रिकॉशंस की लेने चाहिए जो पेशेंट हैगा उन्होंने की अपने टेस्ट करवाने चाहिए जी? यूट्राइन कैंसर के लिए प्रिकॉशन नंबर 1 में बोलूँगी कि एक तो थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, क्योंकि हमारा सारी चीज़ें लाइफस्टाइल पे आ जाती हैं। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, जनरली एक्टिव रहना, इंसान को एक्सरसाइज करते रहनी है, मोटापे, BP, शुगर से दूर रहना, ये सबसे ज़रूरी है ना। उसके बाद अगर फैमिली में कैंसर्स का हिस्ट्री है तो प्लीज़ हमारे पास आइए, हम आपका हेल्प कर सकेंगे एक तरीके से। और तीसरा ये है कि अगर किसी को मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद अगर कभी भी खून या पानी दिखे तो इमीडिएटली चेक कराना है। और मेनोपॉज से पहले भी अगर किसी लेडी को पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं या पीरियड्स का पैटर्न ख़राब हो गया, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी का हिस्ट्री है, तो प्लीज़ गायनी को डॉक्टर को जाके चेक कराइए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हमारे लिए की है। हमारा एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता है। सबसे ज़रूरी है कि सिम्टम आए और पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाए, तो उसी से हम पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन हमें काफ़ी बार कीमो रेडिएशन कुछ नहीं देना पड़ता, सर्जरी से भी पेशेंट ठीक हो जाता है। सो इसलिए मैम इसके सिम्टम्स क्या हैं जो पेशेंट पहचान सके और आपके पास पहुंच सके? सिम्टम्स हमारे हैं, एक तो हमारा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद पानी जाना, मेनोपॉज के बाद नीचे हिस्से में कई बार हम देखते हैं पेशेंट को भारी भारी हो रहा होता है या पेन फील हो रहा होता है, लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत। मेनोपॉज से पहले सिम्टम हो सकते हैं पीरियड ख़राब होना, हैवी पीरियड होना, पीरियड्स का पूरा ड्यूरेशन ख़राब हो जाना, और अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग हो जाना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जिनका प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी का जैसे हिस्ट्री है या बच्चे लेट हैं, तो इनफर्टिलिटी के लिए जब उनका बायोप्सी करते हैं तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल हमें ये भी देखना होता है कि अगर कोई यंग पेशेंट है और वो चाहती है कि उसके बच्चे हो जाएं और यूट्रस में कैंसर हो गया, तो हम कैसे पेशेंट का मदद कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑप्शंस क्या हैं। तो नंबर 1 तो मैं बताऊंगी कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट का हम बायोप्सी में हमने पता चला कि कैंसर है, उसमें हम देखते हैं कि कैंसर कौन सी तरह का है, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं कि वो अग्रेसिव है या नॉन अग्रेसिव कैंसर है। एक डिटेल्ड MRI करते हैं, एक डिटेल्ड कैमरा की जांच करते हैं बच्चेदानी के अंदर, जिसको हम हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को मिला के हम पेशेंट का डिसाइड करते हैं भाई आपको अर्ली स्टेज है। तो ये जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अर्ली स्टेजेस वालों के लिए पॉसिबल है। थोड़ा भी अगर कैंसर एडवांस है तो हम नहीं ऑप्शन दे सकते पेशेंट को।
तो बहुत अर्ली स्टेजेस में कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम ये ऑफ़र करते हैं कि भाई आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, आइडियल ट्रीटमेंट है कि बच्चेदानी निकलवाओ, बट इफ़ द पेशेंट इज़ रियली विलिंग वी कैन ट्राई एंड प्रिजर्व फर्टिलिटी। उसमें हम दवाइयाँ देते हैं कुछ तरीके की, लेकिन पेशेंट को बहुत क्लोज फॉलोअप में करते हैं, हर 3-3 महीने में उसको दोबारा चेक करते रहते हैं भाई कैंसर बढ़ तो नहीं रहा, कैंसर बढ़ती नहीं रहा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट की जान जाए। तो उसमें हम देखते हैं कि अप टू 30 to 40% हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि उनके आगे बच्चे हो जाएं। उसमें हम एक फर्टिलिटी टीम को भी साथ लेके चलना पड़ता है, तो जो हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी साथ में पेशेंट को और पेशेंट के हस्बैंड को देखते रहते हैं कि भाई अभी इनका ओवुलेशन कब होगा, फिर एम्ब्रियो कब बनेगा, फिर IVF कैसे होगा। सो ये हम ऑन्कोलॉजी टीम और फर्टिलिटी टीम साथ में बैठ के पेशेंट के साथ डिस्कस करके कि आपका सर्वाइवल नहीं ख़राब होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। उसके अलावा व्हाट एल्स कैन वी ऑफर यू। मैम अगर आपको कोई कंसल्ट करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहता है उसका, कोई आपके कॉन्टैक्ट्स हैं? सो देखिए, आई एम अवेलेबल इन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली मंडे टू सैटरडे, फुल डे आई एम अवेलेबल देयर। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता तेहलान, आप मेरे नाम से आ सकते हैं फोर्टिस की वेबसाइट से या फोर्टिस की हेल्पलाइन पे कॉल करके से कर सकते हैं एंड यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट। एंड अदर थिंग इज़ जो हमारा फोर्टिस का गो टू पर्सन है यहाँ पे भटिंडा में, उनका नंबर मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर समवन वांट्स टू कम टू फोर्टिस प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9876948462 9876948462। आप इनको कांटेक्ट करके बता दीजिए कि डॉक्टर मेरे से मिलना चाहते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਲਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ BHP ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।